बड़ी खबर सामने आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ये बड़ी अपडेट है जो आपको हम बता रहे हैं। कल हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शाम को 4 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हरियाणा राजभवन में यह समारोह होगा और खबरें ऐसी आ रही हैं कि देवेंद्र बबली का जेजेपी के कोटे से मंत्री बनना तय है। देवेंद्र बबली टोहाना से जजपा विधायक हैं। हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता का नाम भी इस सूची में सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस समय की आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारियां आ रही हैं सामने। हालांकि पुष्ट ये जानकारियां तभी हो पाएंगी जब ऑफिशियली औपचारिक रूप से सरकारी ऐलान किया जाएगा इस बात का। लेकिन अभी जो अपडेट सूत्रों के माध्यम से हम दे रहे हैं, जो अंदरूनी जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उसमें एक सीट जेजेपी से जो है वो देवेंद्र बबली का नाम उस पर माना जा रहा है और वहीं दूसरी सीट जो है वो हिसार के विधायक यानी कि भाजपा विधायक के खाते में आने जा रही है। हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता के लिए ये दूसरा पद जो है वो हो सकता है। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कल शाम 4 बजे ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। एक सीट भाजपा और एक सीट जजपा। जजपा से देवेंद्र बबली का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले की अगर बात करें, सूत्रों से जो खबर आ रही है, तो वहीं हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता का नाम भी माना जा रहा है। कल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपको बताएं, हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार यानी कि 28 दिसंबर को किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है और यह बताया गया है कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार 28 दिसंबर को किया जाएगा। शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा के कोटे से कमल गुप्ता का नाम जो है वो आगे चल रहा है। आपको बताएं, हरियाणा मंत्रिमंडल में इस समय 2 पद खाली हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक किसी के नाम की नहीं हुई है। जीटी रोड बेल्ट से लेकर दक्षिण हरियाणा और अन्य जिलों में कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन भाजपा कोई भी कदम उठाने से पहले पूरा गुणाभाग करने में अभी तक जुटी है। वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद केशव। नामों का सर प्लस माइनस चल रहा है अभी भाजपा में। अब कमल गुप्ता का नाम सूत्रों के हवाले से आगे बताया जा रहा है। दीपक मंगला का नाम थोड़ा सा पीछे छूट चुका है। देखिए केशव, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, है ना।
ये तो कल 3 बजे तक है ना, कहना है कि जब तक सार्वजनिक नहीं हो जाते नाम तब तक कह नहीं सकते किसके चांसेस किसके नहीं है। अब तो ये मान लीजिए कि सभी के हैं और सभी के नहीं भी हैं, जो बचे हुए हैं विधायक, कोई जेजेपी के हों या बीजेपी के हों, क्योंकि प्रेशर हो जाते हैं, बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। अभी जो नाम फाइनल किए हैं तो हो सकता है वो बदले भी जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया था अपने कि 2013 को याद कीजिए आपको, जब यूपीए गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उस समय विस्तार होना था केंद्रीय मंत्रिमंडल का। तो राष्ट्रपति भवन से चौधरी वीरेंद्र सिंह को न्योता आ गया था कि आपको शपथ लेनी है मंत्रिमंडल में। लेकिन एन वक्त पर राष्ट्रपति भवन से न्योता आने के बाद उनका नाम कट गया था, और ये बात खुद जी ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। देवेंद्र बबली का नाम सर अब चर्चाओं में सामने चल रहा है, क्या कुछ जानकारियां आप अपनी तरफ से देंगे सर? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी की डिस्क्रिशनरी पावर है जी। उन्होंने जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात की है, वो किसका नाम लेते हैं तो कल मंत्रिमंडल का जब इन्विटेशन आ जाएगा जी तभी पता चलेगा। बाकी नाम तो मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो चर्चा में है वो सुने हैं। हाँ। और हमारे कोटे, जननायक जनता पार्टी के कोटे का एक पद है मंत्रिमंडल में जो रिक्त है, तो भरा जाएगा। तो दिग्विजय जी, कुछ क्राइटेरिया तो पार्टी ने निश्चित तौर पर बनाया होगा कि इन पैमानों पर जो खरा उतरेगा उसका नाम आगे भेजा जाएगा। अगर चेहरे का नाम नहीं तो पैमानों के बारे में जानकारी दे दीजिए। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि जो लोगों के बीच में रहा, लोगों की जिसने आवाज उठाई, बुनियादी मुद्दों की आवाज उठाई, उसी का चुनाव होगा। और ये पार्टी के हाईकमान और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की पावर है। हाँ। किसका नाम आगे भेजते हैं। हाँ। मंत्रालयों में भी कोई फेरबदल जो है विभागों में वो देखने को मिल सकता है, उसमें भी कोई स्पेशल इस तरह का डिस्कशन हुआ आप लोगों का? चर्चाएं आपके माध्यम से हम सब सुन रहे हैं जी, मगर मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की डिस्क्रिशन पावर है। हाँ। वो क्या फैसला लेते हैं, अंतिम समय पे क्या फैसला लेते हैं, इसका पता कल ही चलेगा, मगर बदलाव निश्चित तौर पर जरूर होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महासचिव जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कोई पुष्ट जानकारी तो इस बात पर मोहर नहीं लगाई है, हालांकि वो ये कहने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि कल ही इस बात की पुष्ट जानकारी और मोहर लग पाएगी कि पक्का चेहरा कौन है जजपा की तरफ से। लेकिन देवेंद्र बबली के नाम को नकारा भी नहीं गया है। कल 4 बजे अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने बहुत लंबा चौड़ा मंथन किया है। दोनों पार्टियों की तरफ से अच्छी खासी बातचीत और चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद यह फैसला किया गया है और जो भी फैसला किया जाएगा, जिस भी चेहरे को मौका दिया जाएगा, उसकी औपचारिक मोहर जो है वो कल ही लग पाएगी। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। पहले अपडेट्स लेते हैं, फिर मैं अमित नेहरा जी आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। रवि, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं अंदरूनी? देखिए, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो चुकी है, कल शाम 4 बजे राज्यपाल राजभवन में जो है शपथ दिलाई जाएगी जो नए मंत्री बनने वाले हैं उनको। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, एक कहीं ना कहीं इस प्रकार से नाम आ रहा है देवेंद्र बबली टोहाना से, जननायक जनता पार्टी के विधायक है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वो उनका जो है कैबिनेट में आना तय हो सकता है, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो हिसार से विधायक है कमल गुप्ता, एक उनका नाम काफी चर्चाओं में है और उनका नाम भी काफी आगे चल रहा है। ये दो जो नए विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं पुख्ता जो जानकारी है वो कल इन्विटेशन पता चल पाएगा कि कौन नए विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि कमल गुप्ता और विधायक देवेंद्र बबली जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातें चल रही, कई जो मंत्री हैं उनके विभाग जो है वो बदले जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो तमाम जो मंत्री हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उनके काम का जो लेखा जोखा है वो खंगाला गया है। तमाम जो मंत्री हैं उनकी किस प्रकार से उनकी जो है कार्यशैली रही है, किस प्रकार से उन्होंने अपने विभाग को आगे ले जाने का काम किया है, या किस विभाग से उनका
पॉजिटिव रवैया रहा है विभाग को लेकर, तो उनका लेखा जोखा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तैयार कर रखा है। उनके हिसाब से अब उनके मंत्रिमंडलों का जो है बदलाव भी किया जा सकता है, उनके विभाग जो है वो बदले जा सकते हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं 2 राज्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि 2 राज्य मंत्री हैं, उनकी विभाग मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो 2 नए मंत्री हैं, जो एक जनता पार्टी के कोटे से आना है और एक भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आना है, ऐसे में कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी निश्चित तौर पर। हालांकि अभी जब हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह चौटाला से रवि, तो वो आप मोहर लगाने से तो बचते हुए नजर आए, जो कि स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी का जिम्मेदार अधिकारी नेता जो है वो अभी बचेगा। लेकिन देवेंद्र बबली के नाम को दरकिनार भी नहीं किया उन्होंने, नकारा भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली जो है वो सबसे आगे इसलिए बताए जा रहे हैं कि लगातार जो है उनके खेमे के जो है बड़े विधायक हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं उनका नाम भी फाइनल जो है वो बताया जा रहा है कि एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हरा कर आए थे। बड़ा मार्जिन था, करीब 50 से 60 हजार वोटों से वो उनको हरा कर आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं हल्के के लोग उनको विधायक जो है वो बनना, माफ कीजिएगा, मंत्री जो बनना है वो देखना चाहते थे। कई बार उनके बगावती सुर भी जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो है वो देखने को मिले। उनको किसान आंदोलन के चलते भी वो कहीं ना कहीं काफी एक्टिव रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो गाड़ियों पे पथराव भी होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब सबसे बड़ी बात जो है वो जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो नाम जो फाइनल होने की कगार पे है, या जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लगभग जो देवेंद्र सिंह बबली का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि कल औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी कौन नया मंत्री जो है वो शामिल हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल गुप्ता का नाम जो है वो आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों नाम एक बड़े नेता है, बड़े कद के नेता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसके अलावा जो पुख्ता जो जानकारी है वो इन्विटेशन भेजने के बाद जो पता चल पाएगी किन किन लोगों को जो है निमंत्रण भेजा गया है राजभवन की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्लियर जो है सीधे तस्वीर जो है वो जब इन्विटेशन भेजा जाएगा उसके बाद जो है वो हो पाएगी। जी रवि, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कि इंतजार में है कि चिट्ठी जो है मंत्री बनने की उन तक भी पहुंचे, और चाहे जीटी करनाल रोड वाली बेल्ट कहिए या दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट कहिए, कई ऐसे लोग हैं जो कि सपने लगाए बैठे हैं। लेकिन अभी 2 नाम चल रहे हैं, दीपक मंगला और जैसा कि आपने जानकारियां दी कमल गुप्ता। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भी जानकारियां मिल पा रही हैं कि गुणा भाग अब भी चल रहा है पार्टी के अंदर। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं मंत्री बनने की चाहत रखते हैं। तमाम जो विधायक हैं हर कोई अपने आप को मंत्रिमंडल में शामिल होने की चाह रखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है सरकार उनके कामकाज को देखकर, उनके लेखा जोखम का व्यवहार, उनकी तमाम जो चीजें हैं उनकी स्क्रीनिंग करती है, और ऐसे में कौन से नेता जो है मंत्रिमंडल में फिट बैठते हैं तो उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं आखिरी मोहर लगती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम इसके अलावा भी चर्चाओं का जो बाजार जो गर्म है वो ये भी है कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो फिर पलवल से विधायक दीपक मंगला का भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कहीं ना कहीं तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो फिलहाल यही है कि जो सबसे आगे जो नाम है, पहली रेस में जो सबसे आगे हैं वो देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता है। और ऐसे में तमाम जो विधायक है वो भी जो है वो देख रहे हैं कि इन्विटेशन उनको मिले, क्योंकि वो भी लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अब पार्टी के लिए काम करें। तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं विधायक हैं वो अपनी इन्विटेशन की वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो नाम है देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता का चल रहा है। आने वाला समय जो बताएगा जिस प्रकार से इन्विटेशन भेजे जाते हैं, किन किन लोगों को इन्विटेशन भेजा जाता है, या फिर 2 राज्य मंत्रियों की छुट्टी होना जो बताया जा रहा है कि उनकी छुट्टी हो सकती है, उनकी जगह कौन नहीं आते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो पोस्ट खाली पड़ी है, दो मंत्रिमंडल जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उनके लिए देवेंद्र सिंह बबली और एक कमल गुप्ता, इन दोनों का नाम आ रहा है। जो राज्य मंत्री के तौर पर अब किनको शामिल किया जा सकता है, हटते हैं या नहीं आते हैं, या फिर 2 से ज्यादा जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी होगी, तो वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार की वेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की वेट कर रहे हैं किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किस प्रकार से लोगों जो मंत्री हैं उनका जो गठन है वो किया जाएगा, किनको क्या काम लेखा जोखा है वो देखा जाएगा। ये तमाम चीजें वो मुख्यमंत्री की तरफ से जाएगा। अगर मंत्रिमंडल में एक से ज्यादा जो है बदलाव होते हैं या एक से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टियां होती है, तो और जो विधायक हैं कहीं ना कहीं अपने आप को आगे समझते हैं, तो वो भी उन चीज की बात हो रहे हैं कि उनका नाम आए, इन्विटेशन उनको मिले। तो ऐसे में ज्यादातर जो विधायक है वो कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे हैं कि सिर्फ विस्तार नहीं फेरबदल भी हो। तो ऐसे में फेरबदल होता है तो कुछ और नाम जुड़ने के आसार है।
फिलहाल 2 पद खाली पड़े हैं। देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता का नाम उन पर आगे चल रहा है। जी ठीक है, मैं वापस लौट कर आता हूं। मुकेश मंडल भी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल 2 मंत्री पद खाली है फिलहाल हरियाणा सरकार में, और ऐसे में डबल इंजन की सरकार है, यानी बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। तो कहीं ना कहीं 2 ऐसे नाम, एक जेजेपी की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से, 2 नाम ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाना लगभग तय है। हालांकि बात की जाए जेजेपी की तो देवेंद्र बबली, जिन्होंने सुभाष बराला, जो मौजूदा उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनको हराया था टोहाना से, तो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं देवेंद्र बबली। हालांकि देवेंद्र बबली का नाम जब पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस समय भी उनका नाम आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़े कद के नेता जो सुभाष बराला थे उनको उन्होंने हराया था। तो देवेंद्र बबली का लगभग जो नाम है वो फाइनल लगभग माना जा रहा है, फाइनल है। हालांकि बीजेपी से बात करें तो आप देख रहे जीटी करनाल रोड की बात करें तो तमाम जो विधायक है उस रोड के, तमाम जो विधायक है वो कयास लगा रहे हैं कि कहीं उनका नाम हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले कह दिया था कि जब शीतकालीन सत्र खत्म होगा उसके बाद ही जाकर हम जो बीजेपी जो मंत्रिमंडल का विस्तार वो किया जाएगा। हालांकि आपने देखा कि उससे पहले की मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रहा, इस दौरान उन्होंने जो बीजेपी के आला हाईकमान है उनसे मुलाकात की, संघ के बड़े नेता उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो विधायक है उनका भी कहीं ना कहीं दिल्ली दौरा था, दिल्ली में गए थे अपने जो उनके खास है बीजेपी आला हाईकमान की बात करें या संघ की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी जोर आजमाइश की होगी कि अगले मंत्रिमंडल में उनका नंबर लग जाए। लेकिन ऐसे बीजेपी के 3 ऐसे चेहरे हैं, दीपक मंगला की बात कर ले हम, जो पलवल से विधायक आते हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता की बात कर ले, हिसार से विधायक आते हैं, ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें जो मौजूदा स्पीकर है। 3 ऐसे नाम हैं बीजेपी के जो काफी एक्सपीरियंस वाले भी है। हालांकि दीपक मंगला की बात करें तो इस बार चुनाव जीत के आए। उसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें तो पिछले सरकार में भी वो विधायक थे। डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें, एक दिग्गज विधायक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तीनों में अब देखने वाली बात ये होगी कि तीनों में से इनका नंबर किसका लगता है। लेकिन जहां तक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लगभग डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम लगभग तय है, क्योंकि हिसार से उनको बनाना है, हिसार के साइड से बनाना है, और ऐसे में हिसार के जो डॉक्टर कमल गुप्ता है वो काफी दिग्गज माने जा रहे हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस पद के लिए। यदि बात करें तो दो विधायक है वो मंत्री बनेंगे, लेकिन यदि फेरबदल की जाती है मंत्रिमंडल में, यानी जो राज्य मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यदि उनको हटाया जाता है तो हो सकता है एक मंत्रिमंडल में एक को हटाने के बाद एक की जगह और बन जाए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय वो मोल नहीं लेना चाहते हैं कलह, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि ठीक सरकार चल रही है बीजेपी जेजेपी की, और ऐसे में मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं। मैं आता हूं आपके पास वापस लौटकर। रवि, जेपी दलाल हैं तस्वीरों में, हम देख पा रहे हैं जो जी बिल्कुल। देखिए आप कि जयप्रकाश दलाल हैं वो कहीं ना कहीं सीएम आवास से बात मछली के बारे में से बता दो। अच्छा, मछली का भी निशाना है अपना, तो मछली का एक साइकिल और हमारे पास बाइक तो लेते हैं इसी पे उस पे है, बड़े गंभीर से चर्चा हुई। मछली की प्राणियां प्रजातियां हैं और बाइक दोगे वो बता दिए चुनाव वाले में अपना कोई मेरा कोई सर अभी मुख्यमंत्री निवास पर आपकी एक बैठक हुई है, क्या कुछ उस बैठक में था, क्या विशेष था? मैं तो मुख्यमंत्री जी का आज कार्यक्रम था तरावड़ी के अंदर, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे और एफपीओ वगैरह और एक जो प्रोसेसिंग हाउस था उसका उद्घाटन करने गए थे। उसके बाद में हमारी जो फिशरी डिपार्टमेंट की मीटिंग थी गुड़गांव के अंदर, हम एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्वा सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को तरह तरह की प्रजातियां मछली देखने का मौका मिले और टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि हमारी लैंड लॉक्ड स्टेट है, कोई समुद्र का इलाका तो है नहीं, उनको देखने का मौका भी नहीं मिलता, तो उसके बारे में चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन दी गई। पीपीपी मोड पे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बनवाया जाए। सर एक और चर्चा सामने आई है कि कल 4 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार है, उसको लेकर के कोई जानकारी है? कोई जानकारी उसकी जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, तो मुझे कुछ नहीं जी। तो मतलब अभी आपकी जो बैठक थी सर वो मत्स्य विभाग को लेकर, मछली के सिवाय, मछली विभाग के अधिकारी के सिवाय हमारी बैठक में कोई भी किसी तरह की मुझे जानकारी। कल कोई विधायक दल की या कैबिनेट की कोई बैठक बुलाई? मेरी जानकारी में कुछ नहीं है। मैं बता रहा, मैं तो सुबह से मुख्यमंत्री जी के साथ 11 बजे से जी, पहले तरावड़ी में था करनाल में, वहां से उनके साथ किया और
बाई चांस हमारी मीटिंग जो नेक्स्ट बैक टू बैक मीटिंग थी जी जी, तो मछली विभाग के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद मुझे कुछ जानकारी। थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट है। अरे यार आवाज जल्दी जाती है। ठीक है रवि, मैं आपके पास आता हूं। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुलाकात केवल एक साधारण मुलाकात थी, जैसा कि कृषि मंत्री जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल कैसे देखिए, जिस प्रकार से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मत्स्य विभाग को लेकर एक मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं जारी कर दिया गया है कि कल जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण समारोह है, राजभवन में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो, लेकिन उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि उन्हें इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने कहीं ना कहीं जो बातचीत चल रही है, किस हिसाब से विभाग को बदलाव होगा या किस हिसाब से जो तमाम जो चर्चाएं चल रही है, किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं, अब उनकी बैठकों का दौर मुख्यमंत्री के साथ शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल की जो बैठक हुई, हालांकि उन्होंने साफ कुछ चीज से जो है इंकार कर दिया कि मंत्रिमंडल को लेकर उनकी कोई बैठक नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आने वाला जो समय है, किन किन लोगों को इन्विटेशन जाता है, किन किन लोगों का बदलाव होता है, किन किन लोगों के जो है पोर्टफोलियो है वो चेंज होते हैं या फिर विभाग चेंज होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में आने वाला जो समय है वो तय कर बता पाएगा कि कौन से लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और किन लोगों का विभाग जो है वो बदला जा सकता है। जी ठीक है मुकेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल हम बात कर रहे थे, अभी आपने देखा जेपी दलाल भी कहते हैं, हालांकि नकार रहे थे इस बातों को लेकर जो उनको जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं, हो सकता है उनके पास जानकारी हो लेकिन शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से, सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि कल 4 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। हालांकि आपको इसमें एक चीज और समझना होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम पार्टियों की बात करें, हमेशा से ही जातिवाद को लेकर बात होती है और किसी भी मंत्रिमंडल में तमाम चीजें देखी जाती है कि कौन से जाति से कितने मंत्री है, हमेशा जाट नॉन जाट की बात होती है। लेकिन इस बार आप देखें तो ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा जो बनिया चेहरा है वो एक भी नहीं है, और ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि इस समुदाय से भी एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि तीनों जो नाम है, डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें हम या दीपक मंगला की बात करें हम बीजेपी की तरफ से, या फिर हम ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, ये तीनों विधायक बनिया कम्युनिटी से आते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि बैलेंस होकर उनका मंत्रिमंडल चले, हर जाति के लोग हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर है हालांकि, लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें तो ऐसे वो चेहरा देख रहे हैं कि आखिर कोई भी जातिगत एक विशेष जाति के लोग उन पे ये ना कहे कि हमारी जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और यही वजह है कि तीनों नाम जो है वो बनिया कम्युनिटी से है। और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि तीनों में से कौन से आते हैं, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता पहले से स्पीकर पद पर विराजमान है। उसके अलावा बात करें दीपक मंगला की, तो दीपक मंगला का नाम इसलिए प्रबल हो जाता है क्योंकि उसने करण दलाल जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और पिछली सरकार में आपकी बात करें तो विधायक भी थे कांग्रेस से, तो ऐसे में उसको हराना एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। और ऐसे में दीपक मंगला का भी नाम प्रबल दावेदार में आ रहा है। डॉक्टर कमल गुप्ता एक्सपीरियंस है उनके पास और उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में डॉक्टर कमल गुप्ता पढ़े लिखे इंसान है और ऐसे में चाहते हैं कि जो भी मंत्रिमंडल में आए एक ऐसा चेहरा है जिसको जो नोन हो, जिसको पब्लिक जानती हो और जो मंत्रालय के लिए ठीक ढंग से काम कर सके। तो कहीं ना कहीं ये 3 नाम जो हैं बीजेपी की तरफ से, और हालांकि बीजेपी जेजेपी की तरफ से एक एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना, विधायक को शामिल करना है, तो ऐसे में देवेंद्र बबली का नाम प्रबल है। क्योंकि देवेंद्र बबली की बात करें तो कई बार उन्होंने देखा दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की, कई बार उनकी बैठक भी हुई है, तो कहीं ना कहीं नाम जो है लगभग फाइनल हो चुका है। कल औपचारिकता बाकी है जिसको 4 बजे राजभवन में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, शपथ ग्रहण होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि 3 जो नाम सामने आ रहे हैं इन तीनों में से प्रबल दावेदार कौन से माने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा था कि हो सकता है जो बनिया कम्युनिटी के जो विधायक हैं उनको पहले मंत्रिमंडल में सेट करना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से आपने देखा कि लगभग आधा साल बीत चुका है, कार्यकाल बीत चुका है बीजेपी सरकार को, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि बैलेंस होकर जो बाकी का दिन है वो बैलेंस होकर चले और तमाम जो कम्युनिटी है उनसे उनका एक चेहरा हो, ताकि कोई भी मुख्यमंत्री पर आरोप न लगाए कि बीजेपी सरकार में इस कम्युनिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, इस कम्युनिटी से विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। और यही वजह है कि 3 नाम है वो बनिया कम्युनिटी से है और तीनों में से लगभग तय हो चुका है नाम, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये 3 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और जेजेपी में एक ही नाम सामने आ रहा है, हालांकि गौतम की बात करें तो वो जो है वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने कई बार बीजेपी के खिलाफ भी बोला है, जेजेपी के खिलाफ बोला है। दादा गौतम की बात करें तो ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल करना अभी जेजेपी के लिए वो बात नहीं है जो उनको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो देवेंद्र बबली है उनका लगभग जेजेपी से नाम तय हो चुका है कि सूत्रों के हवाले से कि वही जेजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में अपनी स्थान बनाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे वो। जी ठीक है रवि, मैं आपके पास आता हूं इसी बात को लेकर जो मुकेश ने भी यहां पर पॉइंट उठाया है कि कैबिनेट में
निश्चित तौर पर जातिगत समीकरणों का और पार्टी अपने अपने हिसाब से कई सारे पैरामीटर्स तय करती है, उसी के अनुसार किसी भी चेहरे का चुनाव करती है। यहां पर वो क्या क्या अब पैरामीटर्स हैं जो कि बनाए गए होंगे सरकार के द्वारा, क्या वाकई उसमें जातिगत समीकरणों को साधना भी सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा? बिल्कुल कैसे देखिए, आमतौर पर जब भी कोई इलेक्शन होता है या फिर कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है वो सबसे पहले बिठाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें वैश्य समाज की तरफ से अभी तक कोई मंत्री नहीं है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो इस तौर पर उनको एक मंत्रिमंडल के अनुरूप देखा जाता है। कहीं ना कहीं अब ये जो चीजें हैं वैश्य समाज की तरफ से इस प्रकार से 3 नाम सामने आ रहे हैं। दीपक मंगला की मैं बात करूं या फिर कमल गुप्ता या फिर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, तो इनमें से तीनों में से एक कहीं ना कहीं जो है एक मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो है वो प्रयास रहेगा कि सरकार की तरफ से वैश्य समाज की तरफ से भी कोई ना कोई जो है मंत्रिमंडल मंत्री हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो नाम आ रहे हैं उनमें सबसे आगे जो है फिलहाल जो कमल गुप्ता का नाम आ रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर जब घोषणा होगी, जब इन्विटेशन भेजे जाएंगे, उसके बाद जो है वो पता चल पाएगा कि कौन सा नाम सबसे आगे रहा था और कौन सा नाम अंतिम जो है वो मोहर लगी, कौन सा नाम जो है वो कल शाम 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा और मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वैश्य समाज की तरफ से जो है 3 नाम जो है वो डिसाइड किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इन तीनों नामों में से एक नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जिक्र करें, कहीं ना कहीं जो एक पोर्टफोलियो के हिसाब से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, वो भी एक बड़े नेता है, उनका भी एक बड़ा कद रहा है। 2 बार के वो विधायक है, पंचकुला से वो विधायक चुन के आते हैं। कमल गुप्ता भी हिसार से विधायक चुन के आते हैं, वो उनका भी एक बड़ा नाम है। और दीपक मंगला कहीं ना कहीं चरण सिंह दलाल को हरा कर आए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा नेता था जो है कांग्रेस पार्टी का, उसको हराना उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ाता है। तो ऐसे में तीनों नेता है, कद्दावर नेता है, कांग्रेस के सीनियर नेता है। और कहीं ना कहीं दीपक मंगला का मैं जिक्र करना चाहूँ, दीपक मंगला जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गुटबुक भी कहीं ना कहीं शामिल है, बहुत भरोसा करते हैं हम पर, उनके भरोसे के अनुरूप वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपक मंगला का नाम इसलिए भी जो है चर्चाओं में है। और इसके अलावा जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कमल गुप्ता, ये 2 नाम ऐसे हैं कि जो वैश्य समाज से आते हैं। इनमें से एक नाम पर अंतिम जो मोहर है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगानी है और उसके बाद जो है उनको इन्विटेशन भेज दिया जाएगा और कल शाम 4 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो तमाम जो नेता है जिनको इन्विटेशन भेजा जाएगा वो पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है। अमित नारा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों पर पूरी नजर रखते हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ लगता है कि किन क्राइटेरियाज का, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा इन 2 सीटों को खासतौर पर फिल करने के लिए? क्या कामकाज और मंत्रालय को संभालने का कौशल, ये उसके पैरामीटर होंगे, या जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि जातिगत समीकरण और क्षेत्र की टेरिटरी को, डेमोग्राफी को हिसाब में रखकर चीजें रखना, क्या लगता है? नहीं, अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का क्राइटेरिया जो है उस पे अगर हम बात करें, चर्चा करें, बहस करें, तो ये तो हमें पहले दिल और दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करती हैं कि किस दाव से उनका क्या फायदा होने वाला है। जो प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं ना कि मंत्रालय को संभालने का ये एक्सपीरियंस, कैसे वो सुशासन, ये बात की बातें हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई पार्टी ये चाहती है कि उसकी पकड़ ज्यादा से ज्यादा बने। तो ये एक पहला क्राइटेरिया है। दूसरा ये है कि एमएलए संतुष्ट कैसे रहे, ठीक है ना। अब असंतुष्ट भी बढ़ेंगे, आप ये भी समझे ना, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो हर एक को ये आस होती है, विधायक जो सत्ता पक्ष से जुड़ा है, कि उसका नाम आए, उसका नंबर आए। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निराशा फिर बढ़ेगी उनमें। तो ये भी एक चुनौती होता है मुख्यमंत्री के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने। अभी आपने दर्शकों को सुनाया जो जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं, ठीक है ना, तो एक जिम्मेवार पद पे हैं वो, और ये कह लीजिए कि घर की पार्टी है दिग्विजय चौटाला की, जब वो ही अब नहीं खोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखिए उनको तो पता ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात आप मान रहे या नहीं मान रहे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, लेकिन जब वो ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं तो देखिए बाकी जो चीजें हैं, पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, तो वो कैसे बता सकते हैं। अब होता ये है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किस दाव से कितना फायदा किस पार्टी को होने वाला है।
अब आपने एक बाइट दिखाई जेपी दलाल की, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी शायद खतरे के बादल हो सकते हैं, इनके कुछ विभाग बदले जा सकते हैं, इनको बाहर भी किया जा सकता है, तो कई तरह की चीजें हैं। लेकिन ये नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली हम बता रहे हैं, क्योंकि जो कृषि आंदोलन था उसमें इनकी पकड़ देखी जाएगी, भाई इनके इलाके में क्या रहा, ये संतुष्ट कर पाए या नहीं कर पाए, इनको रखने से कितना फायदा है, अंदर रखने से, बाहर निकालने से क्या नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें हैं तमाम तरह की। अब कमलेश ढांडा है, उस पर हमने जिक्र नहीं किया किसी ने, लेकिन चर्चा ये भी चली थी पीछे कि उनको भी शायद बाहर किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्या किया जा सकता है, उनकी जगह विकल्प कौन होगा, ठीक है ना, ये कई तरह की चीजें हैं। अब फरीदाबाद की या पलवल की उधर की बात चल रही है, दीपक मंगला का नाम काफी चल रहा है उसमें, लेकिन अगर कमलेश ढांडा को रिप्लेस किया जाता है तो हो सकता है कि फरीदाबाद से भी कोई नाम आ जाए, वडखल से सीमा त्रिका है जैसे, तो वो भी 2 बार की विधायक हैं। लेकिन ये अंतिम बात नहीं है केशव, मैं फिर कह रहा हूँ आप पे। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि जेजेपी का क्या होगा। जेजेपी में बहुत रसाकसी चलेगी, आखिर तक देखा जाएगा कि क्या होगा। अब मान लिया देवेंद्र बबली बनते हैं और वो भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं, तो देखिए जो इंटर जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है ना, अंदर की पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, तो बाहर की पॉलिटिक्स चलती है पार्टियां, एक पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। तो उसमें देखिए 2 बाधाएं हैं देवेंद्र बबली के सामने, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है। एक तो खुद सुभाष बराला है, ठीक है ना, वो प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर शख्सियत है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके इलाके में, उनके हल्के में कोई कद्दावर बन के उभरे। और दूसरा जो निशान सिंह है, जो खुद जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, अब मेरी बात समझिए, निशान सिंह प्रदेशाध्यक्ष हैं जेजेपी के, और वो एक बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं टोहाना से। तो देखिए क्या वो दिल से ये चाहेंगे कि देवेंद्र बबली भी वहां से एक मजबूत शख्सियत बन के उभरे, उनको भी आगे चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो या चुनाव ना लड़ना हो तो हम समझ जाएं कि उनका विरोध नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो विरोध करेंगे ही करेंगे, आप इस बात को समझिए। नहीं समझ रहा हूं मैं आप इंटर पॉलिटिक्स पार्टी की बात कर रहे हैं और आप एक संभावना जता रहे हैं कि ये भी चीजें हो सकती है, ये हो सकता है, क्योंकि दर्शक ये ना मान ले कि ये चीज हो रही है, लेकिन मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। जो आइसबर्ग होता है उसका 10वां हिस्सा ही बाहर दिखता है, लेकिन जो बाकी जो हिस्सा होता है 90% वो पानी के अंदर होता, दिखाई नहीं देता। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग की तरह है, जो हमें नहीं दिखाई देती सरफेस पे। तो वो इस तरह की चीजों को हम ध्यान में रखना चाहिए हमें। और अभी फिर वही बात है कि कुछ भी कहना थोड़ा सा बेमानी होगा। अभी जो है, अभी रात पड़ी है मंत्रिमंडल का विस्तार होने में, तो आखिरी क्षण में कौन कितना प्रेशर बना पाएगा, ठीक है ना। तो एंटी डिफेमेशन जो लॉ है, डिफेमेशन लॉ है, वो भी देखना पड़ेगा। जेजेपी भी चाहेगी कि उसके सारे विधायक जो है वो संतुष्ट हों, ठीक है ना, ये गड़बड़ ना हो, फूट ना पड़े। वो हर पार्टी चाहती है इस तरह की चीजें, ठीक है ना, क्योंकि अल्पमत की सरकार है, वो ये हमेशा चाहती है कि एक विधायकों का धड़ा उनके पास स्थायी रूप से आ जाए, ठीक है ना, तोड़फोड़ की राजनीति जिसको कहते हैं, तो उसको भी बचाना है। बिल्कुल अमित जी, मैं एग्री करता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ को भी ध्यान में रखना होगा कि जितने ज्यादा को आप एडजस्ट करा सकते सरकार में और संतुष्ट हो जाए, ताकि वो किसी लोभ लालच में ना फंसे, तो वो भी एक फैक्टर है इसमें। तो इस तरह के तमाम तरह के फैक्टर हैं। हालांकि बीजेपी को इतनी ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि उसके विधायक भागने वाले नहीं है। बीजेपी को ये देखना है कि जो कृषि आंदोलन था उसका प्रभाव किस एरिया में कैसा रहा, किस उसके विधायक ने कैसा परफॉर्म किया उस दौरान, कृषि आंदोलन के दौरान, वो भी एक पैरामीटर हो सकता है, जो मुझे लगता है, ठीक है ना। अब चर्चा ये है कि ओम प्रकाश यादव है, उनका भी विभाग में फेरबदल हो सकता है, उनको भी हटाया जा सकता है। तो ये इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो एक अनजान चेहरे हैं, जो छुपे हुए, जिनका लाइमलाइट में आए नहीं है, तो उन पे भी बिजली पड़ सकती है, उन पे भी गाज गिर सकती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या रहता है कल 4 बजे तक,
ठीक है ना, फिर फिलहाल तो हम इस पे बिल्कुल चर्चा ही कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। ठीक है अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर जो अमित नारा जी भी जिक्र कर रहे थे कि टोहाना से अगर खासतौर पर बात करते हैं, क्योंकि देवेंद्र बबली जो है वहीं से चुनकर आते हैं, तो अब पार्टी की क्राइटेरिया सारी चीज एक तरफ है, लेकिन जो इंटर पार्टी पॉलिटिक्स है उसको भी बड़ी सावधानी से टैकल करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से जीत के आए थे, 50 से 60,000 वोटों का मार्जिन था, कहीं ना कहीं जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ते हुए देवेंद्र सिंह बबली को वो सीट ऑफर की थी कि आप आइए और पार्टी ज्वाइन कीजिए और हम आपको जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपको इस जो है सीट पे इलेक्शन लड़ाएंगे। तो वहीं से वो जीतते हैं। हालांकि इसमें एक चीज और है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र सिंह बबली हल्के से जो है विधायक रहते हुए मंत्रिमंडल में शामिल ना हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपसी क्लैश तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से मंत्री बनाना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये थोड़ा सा आसानी भरा रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निशांत सिंह है, सरदार निशांत सिंह है, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से ऑफर दिया गया था, इस बार भी उनकी तरफ से रास्ता खुला कर दिया गया हो सकता है कि उनको निशांत सिंह की सहमति मिल गई हो। तो हालांकि एक पार्टी की अपनी जो राह है वो तो उनके लिए क्लियर है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़े नेता हैं, वो नहीं चाहते कि वो वहां से जो है विधायक बनकर आए, ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है फाइनल फैसला क्या लिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है सरप्राइज देती रहती है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने देखा जो गुजरात में पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको बदल दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है एक मंत्री जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक सीट खाली है, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट खाली, दो नए मंत्री बनने हैं और कितने लोगों के विभाग चेंज होते हैं, कितने लोगों को बदला जाता है, वो आने वाला समय बताएगा केशव जी। ठीक है रवि, नजर बनाकर रखिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ जहां नया मंत्री जो है वो चुनकर आएगा, तो दूसरी तरफ वो विधायक जो कि मंत्री नहीं बन पाए उन्हें भी संभालना एक चुनौती हो सकती है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे भाजपा की बात करें या फिर जजपा की बात करें। किस तरह से उस पर काम करने की दिशा में पार्टियां सोच रही हैं? मुकेश देखिए, बिल्कुल लगातार मैं उसी का जिक्र कर रहा था केशव की, क्योंकि आपने देखा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी को मंत्रिमंडल में जगह देना और कहीं ना कहीं दूसरे विधायक नाराजगी जाहिर न कर देना। तो तमाम चीजें हैं जो चुनौती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने सारा तालमेल बिठाकर जिसका भी नाम फाइनल किया है उन्होंने वो तालमेल बिठाकर फाइनल किया होगा। ऐसे ही नहीं, क्योंकि दिल्ली का दौरा उनको कई बार रह चुका है, दिल्ली गए हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और ऐसे में जो संघ के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कुछ भी फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर ब्लेम आए, क्योंकि उनके ऊपर भी पार्टी का आला है कमान है और यही वजह है कि जो भी नाम फाइनल होता है, पैनल जाता है, वो पहले सबसे पहले दिल्ली दरबार में जाता है और उसके बाद प्रोफाइल देखी जाती है विधायकों की कि कौन सा विधायक किस पोजीशन के लिए सुटेबल है, किसको मंत्रिमंडल में हम जगह दे सकते हैं। और यही वजह है कि ये यदि ऐसा करना होता मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तो कब का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका होता। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्रिमंडल में विस्तार में भी टाइम लगेगा, शीतकालीन सत्र खत्म होगा, उसके बाद जाकर हम मंत्री जो कौन चेहरे होंगे उनका उसकी हम जानकारी देंगे। और यही वजह है कि कई बार इस बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रह चुका है और ऐसे में तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनौती ये भी है कि आप किसी चेहरे को हटाकर दूसरे चेहरे को आप ला रहे हैं या फिर एक नया चेहरा ला रहे हैं किसी के हल्के से, तो चुनौती तो है, विधायकों में नाराजगी तो होगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल माहिर खिलाड़ी है, उनको टैकल करना आता है, तालमेल बिठाना आता है और यही वजह है कि तालमेल बिठाकर ही उन्होंने कोई फैसला लिया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक विवादित जो सुर बुलंद कहते हैं, जो कि आपने कई बार कांग्रेस के राज्य में भी देखा और कई राज्य में देखा, वो बुलंद हो जाते थे, नाराजगी जाहिर करते थे। लेकिन अभी जैसे ही नाम आया कि कोई भी जो हालांकि कल तक का समय है 4 बजे तक का, और ऐसे में अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी विधायक नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि विधायकों का काम है, मुख्यमंत्री का काम है जो आपस में तालमेल बिठाकर सरकार को चलाए। और ऐसे में गठबंधन की सरकार है तो 2 पदें खाली है, एक बीजेपी की तरफ से एक जेजेपी की तरफ से, तो दोनों नेताओं के लिए, दिग्गज नेताओं के लिए चुनौती है कि कौन सा चेहरा नई मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बहरहाल नजर बनाकर रखिए मुकेश, आप भी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।